नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आज इस क्रैश कोर्स के माध्यम से जो चैप्टर लेकर के आया हूं उसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और यह बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, इसमें एक टॉपिक जो इसके अंतर्गत पढ़ना है वह सार्क जो है उससे बहुत सारे प्रश्न आते रहे हैं, बार बार उसका रिपीटिशन होते रहा है। सार्क कब जो है बना, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके देश कौन कौन से शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हम लोग एक सेफ जोन में जो है महसूस कर सकें। इसके अलावा जो है इस दक्षिण एशिया कहने से मतलब जो है वह किन देशों से बोध होता है, समकालीन जो समय था उसके बारे में, और उनके भारत के साथ किस प्रकार के रिलेशन रहे हैं उसके बारे में आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यह देख लें कि किन किन बिंदुओं पर हम लोग आज इस अध्याय के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दक्षिण एशिया कहने से क्या मतलब होता है और उसमें कौन कौन से देश जो है शामिल किए जाएंगे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल है। उसमें जो है दूसरे दक्षिण एशिया के ना दे करके उत्तरी एशिया का दे दिया या और कहीं के बारे में दे दिया जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। इस तरह से प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं, ठीक है। और दक्षिण एशिया के देशों का जो है उसकी संस्कृति, उसके जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और उसके रिलेशंस जो है भारत से किस प्रकार के रहे हैं वह भी जानने का प्रयास करेंगे। इस बीच में ही एक कॉन्सेप्ट आता है साफ्टा का और साफ्टा का, SAPTA साफ्टा और SAFTA साफ्टा। तो दोनों का क्या मतलब होता है और दोनों क्यों आया यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम लोग यह जानेंगे कि क्या ये जो दक्षिण एशियाई जो देश हैं और जो संगठन इसके बीच में बना सार्क, ये शांति और सहयोग किस प्रकार कायम करने में अभी तक सफल हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है अभी तक, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले इस पाठ से जो प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में उसको सबसे पहले हम लोग डील करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस की कितनी आवश्यकता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि यह चैप्टर जो है बहुत परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि इससे बहुत कम प्रश्न अभी तक आए हैं। मैं जहाँ तक देख पाया हूँ पिछले 11 वर्षों का मैं क्वेश्चंस पेपर गो थ्रू हुआ हूँ, तो उसमें मात्र एक ही प्रश्न जो है अभी तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में शामिल हुआ है जो सार्क से ही रिलेटेड है, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी जो है वह आपका सार्क से ही संबंधित एक ही प्रश्न मैं देख पाया हूं। हाँ, जहां तक बात है ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो इसमें 12-13 प्रश्न जो है आ रहे हैं, और कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो बार बार एक ही प्रश्न इस साल आया तो अगला साल भी सेम प्रश्न जो है परीक्षा में देखा गया है। और वह प्रश्न जो है आइए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं ताकि आपको जो है यह क्लियर हो जाए कि कौन से प्रश्न इसमें बनेंगे, और आने वाली जो परीक्षा है उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं दक्षेश। दक्षेश को हिंदी में सार्क बोलते हैं, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे जानेंगे, इसके देशों को भी जानेंगे, क्यों इस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। तो दक्षिण एशिया सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ये देखिए, यह अभी इसी साल का प्रश्न है, 21 में भी आया था, 20 में भी आया है, 17 और 15, 4 सालों में यह प्रश्न जो है लगभग बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो हम लोग यह भारत में इसका प्रथम सम्मेलन नहीं हुआ था, पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है, श्रीलंका में भी नहीं हुआ है, और बांग्लादेश में इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये चारों जो ऑप्शन है यहाँ पर आप यह जानने का प्रयास करिएगा कि चारों ऑप्शन जो है इसके सदस्य राष्ट्र हैं। चारों जो है ऑप्शन दिया हुआ है वह सदस्य राष्ट्रों का ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है दक्षेश यानी कि सार्क।
दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह भी प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते रहता है। देखिए 13 में, फिर 14 में और उसके बाद 20 में आया है यह प्रश्न। तो दक्षेस का मुख्यालय जो है वह ढाका में नहीं है, नई दिल्ली में भी नहीं है, इस्लामाबाद में भी नहीं है, कहाँ है? काठमांडू में है। और यह कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका आंसर सही क्या पा रहे हैं कि काठमांडू है। और इसमें रेड कलर से जो आंसर दिखाए गए हैं ऑप्शन, वही जो है सही आंसर है, जो आपको बाद में पढ़ने में सहूलियत देती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। साफ्टा अर्थात साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो यह कब आया, यह पूछ रहा है कि साफ्टा समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए। यह प्रश्न जो है 2020 में, यानी कि पिछले वर्ष जो है यह प्रश्न आया था और यह 2004 में आया है। ठीक है, और जहाँ फिर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात को कि साफ्टा, तो साफ्टा जो है वह 1993 में यह चीज आई थी। ठीक है, अब सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? यह देखिए 2016 और 2020 का प्रश्न है। तो अभी जो है वर्तमान में उसमें 6 नहीं है, 7 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो अभी जो है इसमें कितने शामिल हैं? 8 हैं। और इसके पहले जो है वह उसमें 7 हुआ करते थे। अफगानिस्तान जो है वह सबसे अंतिम सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुआ है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से जब आप अध्ययन करेंगे ना कि पहले 7 था तो 8वां कौन आया, यह प्रश्न बन सकता है कि अंतिम सदस्य के रूप में जो है वह किसने सदस्यता ली, तो अफगानिस्तान है। ठीक है, अब 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। और यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो एक ही चैप्टर से रिलेटेड नहीं हुए हैं। जैसे बांग्लादेश का निर्माण जो है यहाँ भी पढ़ना है और आपका जो विदेश नीति जो है वह वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, रीजनल वाली जो चीजें थी उसमें भी कुछ चीजें जो है एक दूसरे से क्लैश करती है। तो एक ही क्वेश्चन जो है कई चैप्टर्स में आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग पूर्व में भी यह पढ़ चुके हैं, आपका जो है बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में। तो यह 1971 में हम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण हुआ है। 62 में क्या हुआ था, तो 62 में हम लोग पढ़े हैं पूर्व की कक्षा में कि भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है ना, 73 में क्या हुआ है, और 74 में हम लोग यह भी जानते हैं कि 73 में जो है पहला परमाणु परीक्षण जो है भारत जो किया था वह 1974 में ही हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग सारे जो ऑप्शंस होते हैं उसको जानने का जरूर प्रयास करना है। और जैसे ही ऑप्शन आप देखेंगे आपके यह दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए थी कि यह किससे रिलेटेड है। इस प्रकार जब आप करेंगे तो एक प्रश्न को पढ़ते पढ़ते 4 प्रश्न को आप जानकारी जुटा पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, अब फिर से आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सार्क के ही आसपास घूम रहा है। तो इस चैप्टर से सार्क जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 2 बार यह प्रश्न आ चुका है। 2009 से 2021 तक का मैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसका अध्ययन के आधार पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। 2012 और 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। 1985 में यह इसकी स्थापना हुई थी। उसी प्रकार फिर 84 में क्यों दिया हुआ है, 86 में क्या है, 91 में क्या है। तो 91 में हम लोग जानते हैं कि LPG नाम की एक पॉलिसी आई थी। 3 तरह की बातें थी, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में PV नरसिम्हा राव के समय में जो है वह ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं चेंज होती है भारत में। भारत में भी पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, दूसरे देशों से आदान प्रदान करने की चीज़ें व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। लेकिन LPG जब यहाँ पर अडॉप्ट किया गया तब से जो है कई सारे व्यापार के जो है वह प्रगति होनी शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद 86 में क्या हुई है, तो 86 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक आया था। इस प्रकार जो है ना 84 में क्या हुआ है, तो 84 में भी जो है आपका इंपॉर्टेंट घटना हुई है, आप बताइएगा हमको। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आपको हर ऑप्शन के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था?
हालांकि देखिए सम्मेलन के बारे में जो है बहुत हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रश्न जो है पूछा गया है, तो हमको ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन जो है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह जो है काठमांडू में हुआ है। ठीक है ना, भारत बांग्लादेश में यह नहीं हुआ है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? आज जो 8 इसके सदस्य देश हैं वो आपको मैं इतनी आसानी से याद करा दूंगा कि पूरे जीवन भर उसको आप नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। 8 इसके सदस्य हैं और 8 सदस्य को घुमा फिरा के परीक्षा में यह पूछा जाता है कि कौन सदस्य हैं कौन सदस्य नहीं है, इस तरह से भी प्रश्न आता है। ठीक है ना, और यह आया हुआ है, पिछले वर्षों में यह प्रश्न आया हुआ है। दे देगा आपको 3-4 देश, उसमें से एक देश रहेगा सदस्य तो पूछ देगा कि कौन सदस्य हैं, और 3 दे देगा, एक सदस्य नहीं होगा वो पूछ देगा कि कौन सदस्य नहीं है। तो सदस्य राष्ट्रों का नाम याद करना इसका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है, कौन सदस्य है? तो देखिए मलेशिया इसका सदस्य नहीं है, ब्रिटेन भी सदस्य नहीं है और जापान भी सदस्य नहीं है। तो इसका सदस्य कौन है जी? तो भारत सदस्य है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नस्लीय अर्थात जो है वहाँ पर नस्ल के आधार पे जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते रह रहे हैं। यह प्रश्न कब आया है? 2016 में आया हुआ है। तो देखिए भारत में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है, है ना, पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। और यह कहाँ है? यह देखिए श्रीलंका लिखा गया है, श्रीलंका है, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा, इसको श्रीलंका आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा जो है चीज़ें वहाँ पर चल रही थी? तो लिट्टे का जो वहाँ पर नस्लीय जो लड़ाई झगड़ा उग्रवाद जो प्रभावित वहाँ पर रहा है वह नस्ल के आधार पर तमिल इलम की जो वहाँ पर मांग होती रही है उसी से संबंधित यह क्वेश्चंस आया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर एक बार रिपीटिशन हो गया है, हालांकि वहाँ पर लिखा जाना चाहिए था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ है? तो 71 में। यह पहले भी 5वें प्रश्न के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिए आप कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। 2010 का यह प्रश्न है। कहाँ है? बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, भारत में नहीं, तो यह श्रीलंका में है। ठीक है, कहाँ है? श्रीलंका में है। यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है गलती हो गई है। ठीक है, टाइपिंग में जो है लंका की जगह लंगा लिखा गया है। ठीक है ना, तो आप यह ध्यान रखेंगे कि ये श्रीलंका करेंगे। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? 2009 का यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको आंसर तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, भारत है। और अभी आपको मैप से मैं दिखाऊंगा कि आपको सब ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन देश की कितनी जो है वह ज्योग्राफिकल स्थिति है। ठीक है, तो ये कुछ 12-13 प्रश्न जो है आपके इस चैप्टर से अभी तक जो है 11 वर्षों में आए हुए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वह सार्क के आसपास में ही है। ठीक है ना, तो सार्क को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रीजनल जो देश हैं, देश के अंदर जो घटनाएं हुई है, देश की इंपॉर्टेंस जो है उससे भी प्रश्न आए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सार्क से ही आया है, लेकिन हाँ अधिकता जो है उसी से है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया से जब भी यह बात आएगी तो देखिए ये 7 जो यहाँ पर सदस्य हैं, 7, 1, 2, 3 और 3, 6 और 1, 7 ऐसे राष्ट्र हैं जो इसके अंतर्गत माने जाते हैं। कौन कौन से राष्ट्र माने जाते हैं जी? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। और ये जो देश हैं ये ही जो है वह आपके सार्क के भी सदस्य हैं। यहीं पर मैं बताता हूँ, बाद में भी मैं स्पेशल आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 जो सदस्य हैं वो सार्क के भी सदस्य हैं, और शुरुआत में यही सार्क के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ पर अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जब कभी जो है दक्षिण एशिया के देश के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है ना, है भी दक्षिण एशिया में, लेकिन जो है चीन जो है यहाँ पर उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यह क्लियर रखेंगे, यह पूछ दिया जा सकता है कि आपको चीन एक ऑप्शन घुसा देगा और पूछ देगा कि जो है दक्षिण एशिया के देश में कौन शामिल है।
नहीं है, तो वहाँ पर याद रखेंगे कि चीन जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। और यहाँ पर आप मैप देख लें, देखिए यहाँ पर भारत, अभी प्रश्न आया था ना कि दक्षिण एशिया में कौन सा देश जो है वह सबसे बड़ा है, तो ये देख लीजिए जितना इंडिया का जो है आपका एरिया है वह ये सारे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सबको भी अगर मिला दिया जाए तो इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। ये सारे अगर एक भी हो जाएंगे ना तो भी इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है वह भारत का बड़ा हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। और ये इस मैप्स को यहाँ पर लाने दिखाने का क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान को आप लोग जान लें और इधर आपका चाइना के एरिया देख लें, कुछ इधर जो है आपका समुद्री इलाका है उसके बारे में भी जान लें कि हाँ जो है यह क्षेत्र जो है सटे हुए जो है वह कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। और यहाँ पर कभी कभी मैं बताया था आपको कि अफगानिस्तान और यहाँ पर जो है म्यांमार का एरिया जो है उसको भी इसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, लेकिन वह बहुत कम आता है। ठीक है ना, उसकी जो इम्पोर्टेंस दक्षिण एशिया में जो होती है वह बहुत कम मानी जाती है। 7 जो सदस्य मोटे मोटे अक्षरों में जो आपको दिखाया था मैं, जो सार्क के पूर्व में सदस्य रहे थे वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर जो है मैं, हालांकि यह आपको पढ़ना नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के पर्पज से जो एक चार्ट बना करके आपको यहाँ पर दिया हूँ। ये हालांकि इसमें बताने वाली बहुत सी कोई चीज़ें हैं नहीं, सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, वह आप खुद से पढ़ लेंगे कि भारत, पाकिस्तान और जो 7 देश हैं वह कब स्वतंत्र हुए, वहाँ पर जो है किन किन प्रकार की जो है वह शासन व्यवस्था भी संचालित हो रही है। ठीक है, यहाँ से इस तरह का प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक है, अब हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे कि जो है पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या चीज़ें हो रही है। दक्षिण एशिया को समझना है। आज से दक्षिण एशिया जैसे ही अगर कोई बोलता है, अगर कहीं पढ़ने को मिलता है तो हमको सीधा ये 6-7 जो देश हैं उसके बारे में जो है फिगर उत्पन्न हो जाना चाहिए हम लोग के सामने कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पर हुई है। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है हम जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का पहले अंग हुआ करता था और 47 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसी समय वह भी स्वतंत्र हुआ है ना। और जनरल अयूब खान जो है वहाँ पर शासन संभाल लेते हैं और निर्वाचन के माध्यम से जो है अपने आप को निर्वाचित भी घोषित करा लेते हैं। लेकिन इसी बीच में जो है वहाँ पर जनता का जो है गुस्सा फूटता है और गुस्सा फूटने के कारण जो है जनरल याहिया खान जो होते हैं उनके पास जो है पावर चला जाता है। क्या होता है, उनसे जो है बागडोर लेकर के जनरल याहिया खान के पास चला जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं साफ बता देना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर सत्ता जो है हमेशा घूमते फिरते रही है, कभी लोकतांत्रिक स्थिरता उसमें नहीं रही है। ठीक है ना, कभी लोकतंत्र आया कुछ समय के लिए तो कभी सैनिक शाह की व्यवस्था वहाँ पर होते रही है। जैसे ही मौका मिलता है वहाँ पर सैनिक को वह पलक झपकते हैं, निर्वाचित सरकार को भी हटाने से देर नहीं करती है। और इस तरह की 1-2 बार की घटना नहीं है, आए दिन वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी रहती है, बल्कि निर्वाचित सरकार की बातें भी जो है वहाँ के सैनिक मानने से कभी कभी इनकार करते हुए देखे गए हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। अब वहाँ पर जब इस तरह की जनरल याहिया खान के पास में जब यह व्यवस्था आ गई पावर, तो वह समय जो था वह बांग्लादेश जो हम लोग जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो कभी हुआ करता था, वहाँ की स्थिति, वहाँ के जो विद्रोह होने शुरू हुए थे, क्यों हो रहे थे ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आज भी पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो बंगाली लोग जो हुआ करते थे वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको उर्दू बोलने के लिए बाध्य किया जाता था। उनकी जो आवश्यकताएँ थी उसको ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको जो है इग्नोर किया जाता था। और यह समझ लीजिए कि बाध्य किया जाता था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसकी पॉलिसी को जो है वहाँ पर फॉलो करें लोग। लेकिन यहाँ पर जो है लोग, वह जो है बंगाली बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, तो वो जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उसी के बीच में जो है शेख मुजीबुर रहमान जो है उस चीज़ को आगे लेकर के आते हैं, उसका विरोध करना शुरू करते हैं ना। तो इस बीच में जो है यह इनके समय में ही सारी चीज़ें होती है। और इस
सारी व्यवस्थाओं के बाद 71 में जो है बांग्लादेश का निर्माण होता है। और जब निर्माण होता है तो इस निर्माण में देखिए यहाँ पर यह चीज़ें लिखी हुई है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वहाँ पर फिर जो है एक निर्वाचित सरकार बनती है। यह निर्वाचित सरकार कब से कब तक रहती है? 1971 से 77 तक कार्य करती है, ठीक है ना। 71 से 77 तक जुल्फिकार अली भुट्टो की निर्वाचित सरकार होती है। लेकिन फिर मैं क्या बता रहा हूँ कि बार बार जो है वहाँ पर शासक को जो है हटा करके सैनिक व्यवस्था कायम करते होते हुए देखी गई है। अब यहाँ पर देखिए फिर जियाउल हक जो है वह उसको हटा देते हैं और सैनिक शासन बना लेते हैं, अपनी स्थापित कर ला लेते हैं सरकार। तो यह 77 से 77 में यह कार्य होता है। और फिर जो है वह 88 में फिर से बेनजीर भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है। कुछ समय वो रहते हैं, लेकिन जनता जो है ना, वह चाहे जनता किसी देश की हो, वह कभी नहीं चाहती है कि हमारे अधिकार का हनन हो, हमको आज़ादी न मिले। यह ह्यूमन का नेचर होता है कि वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा पसंद करती है। कोई भी देश के नागरिक जो है, चाहे वह किसी देश का आप उदाहरण ले लीजिए, चीन का ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया का ले लीजिए, हर देश जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, वहाँ के नागरिक अधिकारों का जब हनन हो रहा है तो कोई भी नागरिक यह क्यों चाहेगा कि यही व्यवस्था हमारे के यहाँ बनी रहे? नहीं चाहेगा ना। तो यहाँ पर लोगों का जो है वह प्रदर्शन और विरोध जो है वह ऐसी सरकार को झेलना पड़ता रहता है, ठीक है। तो यह व्यवस्था जो है 88 में बेनजीर भुट्टो की सरकार फिर से बनती है। और उसके बाद 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है फिर से एक बार सैनिक शाह की व्यवस्था जो है वहाँ पर स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। मैं कितना बार बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि चोली दामन का जो है हमेशा वहाँ पर रहा है रिलेशन, कि एक बार जब है निर्वाचित सरकार आती है तो जैसे ही जरा सा वह कमजोर होती दिखती है, वहाँ पर सैनिक जो है अपना स्थापित शासन करने में बाज नहीं आता है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पर जो है नवाज शरीफ की जो सरकार होती है उसको हटा करके अपने काबिज हो जाते हैं। और वह 2001 में वह खुद निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को घोषित कर लेते हैं। देखिए कि वह एक सैनिक शासक होते हुए यह अपने आप को निर्वाचित घोषित करा लेते हैं, हो जाते हैं सफल। लेकिन अब जो है जनता तो बाध्य होती है, कुछ मजबूरी हो जाती है उसको करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वह अंदर से जो है वह इसके लिए सपोर्ट नहीं करती रही होती है। और आज जो है हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट में अगस्त 18 से जो है इमरान खान की वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए देख रहे हैं। और कई बार हम लोग इस तरह से भी देखते हैं कि उनकी शासन के खिलाफ भी जो है सरकार सैनिक शासन जो है वह उनकी बात नहीं मानते देखती है। कई बार वह कहते हुए देखे जाते हैं कि जो है यह व्यवस्था जो है हम लोग के अगेंस्ट में काम कर रही है, वह सपोर्ट नहीं कर रही है। इस तरह से चीज़ें जो है वहाँ पर अभी भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान के ही और भारत के ही संबंध में कुछ और चीज़ें लिखी हुई है। वह है कि जब आज़ाद हुआ था हमारा देश और पाकिस्तान भी उसी समय जस्ट आज़ाद हुआ था, तो हम लोग यह मान के चल रहे थे, शुरू से ही हम लोग का जो है यह सोच रही है कि हम लोग शांति में विश्वास करने वाले रहे हैं। और उस समय के जो नेता हुआ करते थे, जो देश के लीड कर रहे थे, उनका भी यह सोच था कि जो है सब कुछ ठीक ठीक हो गया है, बट गया है, अब तुम अपना रहो, हमको अपने रहने दो। लेकिन वह शुरू से ही जो है ना वह विश्वासी नेचर का नहीं रहा है, वह लतखोर जिसको कह लीजिए ठेठ भाषा में, उस प्रकार का नेचर का उसका रहा है। और 48 में ही वह कश्मीर पर जो है आक्रमण कर देता है पाकिस्तान, ठीक है ना, कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। और उसी समय से फिर जो है वह पाकिस्तान के कश्मीर जो होता है वह दो हिस्से में जो है बढ़ जाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक हो जाता है और दूसरा जो है पाक वह दूसरा जो भाग होता है वह जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है उसको लेकर के भी, और नाभिकीय जो परीक्षण है परमाणु अस्त्र शस्त्र को लेकर के भी हमेशा जो है
तनाव दोनों के बीच में बना रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि जो परमाणु परीक्षण हुआ 98 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, तो पाकिस्तान भी कहाँ बाजाने वाला था, वह भी जो है चगाई पहाड़ी, एक वहाँ पर यह इलाका है, जैसे यहाँ पर हमारे के यहाँ पोखरण है ना, वैसे पाकिस्तान में चगाई पहाड़ी है। यह प्रश्न हो सकता है बन जाए कि पाकिस्तान जो है अपना परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था, तो याद रखेंगे कि चगाई पहाड़ी जो है वहाँ पर वह परीक्षण अपना किया था। ठीक है, तो ये दोनों का जो है तनाव की स्थिति बनी रहती थी। उसके बाद एक जो है वह विवाद हमेशा बना रहता था सिंधु नदी को जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान में, तो उसको सॉल्व करने में जो है ना विश्व बैंक पहल किया और उसकी सहायता से 1960 में यह समझौता हो पाया। और इतनी सारी विवादों के बाद भी आज यह माना जा रहा है, आज तक यह संधि पर जो है काम, इस संधि को लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ पानी को लेकर करके कि हाँ उनको अधिक पानी मिल रहा है, हमको कम पानी मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, लेकिन फिर भी इस संधि को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना। और कच्छ के रन में जो सर क्रिक रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है डिवाइडेशन करने का एक रेखा रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भारत और पाकिस्तान से संबंधित थी। और यहाँ पर देखिए एक मैप आपको फिर से मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये जो आपका इलाका जो है हरा रंग का, ये जो है वह पाकिस्तान के एरिया को दिखा रहा है, और इसके ऊपर जो है अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान को देख रहे हैं कि एकदम ऊपर में जो है अभी यहाँ पर हल्का सा यह टच करता है। ठीक है, और यह आप सातों देश को यहाँ पर देख लें तो यहाँ भारत तो आप खूब आसान से ही जानते ही हैं, और यह जो एरिया है वह देखिए गुलाबी कलर से जो है यह नेपाल का एरिया है। क्या है? नेपाल का एरिया है। और उसके बगल में एकदम छोटा सा बीच में जो है वह जो एरिया है हरे रंग का, यह भूटान है। और यह जो कभी पूर्वी पाकिस्तान जो हुआ करता था, यह जो है वह बांग्लादेश है। ठीक है, और नीचे में जो है यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह थोड़ी सी कटी हुई है, यह श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव है। तो सॉरी, तो यहाँ पर मैप के जरिए आप सातों देश को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बांग्लादेश में चलेंगे और बांग्लादेश को भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि 1947 से 74 नहीं 71 तक, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक एक रह गया है, 71 तक जो है यह बांग्लादेश जो है वह क्या रहा है, वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता रहा है। ठीक है ना। और मैं पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे उनको उर्दू बोलने के लिए जो है और उनकी संस्कृति पर जो है एक प्रकार का कह लीजिए दबाव बनाने का जो है कार्य किया जाते रहा था। और चूंकि यहाँ पर बंगाली संस्कृति के लोग थे तो वहाँ पर जो है उसको लोग नहीं मानते थे। और स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति जिस भाषा से है, जिस संस्कृति से है, उसको दूसरे भाषा अगर उस पर जबरदस्ती थोपा जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है कि वह उसका विरोध करना शुरू होता है। ऐसे भी एक नेचुरल प्रिंसिपल है कि किसी चीज़ को अगर आप दबाइएगा तो फिर छोड़िएगा तो वह क्या होता है, ऊपर बहुत तेजी के साथ जो है वह उठता है ना। तो क्षेत्र की जनता जो है वह उसका ये नहीं कर रही थी, नहीं सपोर्ट नहीं कर रही थी। जनसंघर्ष शुरू हुआ है। जनसंघर्ष शुरू में करने में शेख मुजीबुर रहमान जो है वह काफ़ी उसको लीड करते हैं। और 1970 में जो है जब चुनाव होता है तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान जो है पूर्वी पाकिस्तान में जितनी सीट होती है ना वो सारे के सारे सीट जीत जाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जितनी सीट पर चुनाव होता है उन सभी सीटों पर शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं। और यह जीत जो है ना वो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को अच्छी नहीं लगती है, वो इस जीत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उसके विरोध काम करना शुरू करते हैं। विरोध काम करने के लिए जो है क्या करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार तो कर लेना इनके हाथ में था, क्योंकि सरकार इनकी हुआ करती थी, वो कर लिए। लेकिन
जब जनरल आहिया खान वहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान में थे, तो वह इस चीज़ को कुचलने का प्रयास करते हैं कि जो चल रही है व्यवस्था, आंदोलन की जो चीज़ें चल रही है उसको हम कुचल दें, ठीक है ना। लेकिन यह हो नहीं पाता है, और हो नहीं पाता है इसलिए क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ की जनता का जो है समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, वह इतने तरह के वहाँ पर क्राइम करता है, इतने घिनौने कार्य करता है कि वहाँ पर बंगाली जो जनता होती है, बंगाली तो कहना वहाँ पर उस समय ठीक नहीं होगा, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वहां अपना जान लेकर के भागना शुरू करते हैं। इतने क्राइम होते हैं, इतने क्राइम होते हैं कि लोग डर जाते हैं कि पहले हम बचेंगे तब तो पहले देश बनेगा ना, भागो यहां से। और इस भागा दौड़ी के क्रम में बहुत से लोग जो है वह भारत में आ जाते हैं, जिसको शरणार्थी के रूप में, बांग्लादेश शरणार्थी के रूप में जाना जाता है ना। तो इस बीच में जो है वह भारत से समर्थन की मांग करता है और भारत उसको समर्थन देता भी है, ठीक है ना। इस समर्थन देने के क्रम में पाकिस्तान यह आरोप लगाता है कि जो है आप इन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इसको लेकर के दोनों के बीच में युद्ध भी होता है। और युद्ध की जो परिणति होती है वह एक समझौते के बाद बांग्लादेश का उदय होता है और जो है युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जो है जब वहाँ पर बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं गवर्नमेंट का, तो उसके बाद जब वो शासन में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह कंटिन्यूअस रहते हैं, वहाँ पर भी जो है उनको जनता का विरोध, हालांकि पहले सपोर्ट था लेकिन बाद में जो है उनको उसका प्रदर्शन जो है झेलना पड़ा है, शेख मुजीबुर रहमान को भी, ठीक है ना। जनता जो है उनकी हत्या हो जाती है 75 में, और फिर जियाउर रहमान, यहाँ पर भी जो है कुछ कुछ इस तरह की घटनाएं जो है होती रही है। सैनिक शासन लोकतंत्र, सैनिक शासन लोकतंत्र यहाँ पर भी होती रही है। तो वह जियाउर रहमान जो है वह बांग्लादेश नेशनल पार्टी का जो है गठन करते हैं और 1979 में वह विजय हो जाते हैं। बाद में फिर से इनकी हत्या हो जाती है और जनरल HR इरशाद जो है वह बांग्लादेश को अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। यह घटना जो है वह चलते रहती है। 91 में फिर जो है वहाँ पर देखिए लोकतंत्र प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र जो है वह कायम हो पाता है। और आज जो वर्तमान हम लोग अभी की बात करें तो जनवरी 9 से वहाँ पर शेख हसीना जो है वह कायम है और अवामी लीग से बिलोंग करती हैं वो, और इस प्रकार बांग्लादेश अभी प्रेजेंट तक कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अब बात थोड़ा सा हम लोग नेपाल की कर लें। नेपाल जो है पहले वह एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, वहाँ पर जो है एक हिंदू वादी जो है वह व्यवस्था थी, हिंदू धर्म के लोग मानने वाले माने ज़्यादा थे। आज वह लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में वहाँ पर राजा भी है और लोकतंत्र भी है। देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर राजा की व्यवस्था है लेकिन साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा की ही बात मानी जा रही है, ठीक है ना। तो वैसे व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हैं। और 90 में वहाँ पर जो लोकतंत्र समर्थक होते हैं वह संविधान की मांग पूरी करने के लिए वहाँ पर जो है आंदोलन वगैरह करना शुरू करते हैं। वहाँ पर भी माओवादी वगैरह वहाँ पर भी नेपाल में भी हुआ करते हैं। और राजा और लोकतंत्र समर्थक और माओवादी, ये तीनों का जो संघर्ष चलता है ना, वो इन तीनों के संघर्ष को जो है त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यह कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि त्रिकोणीय संघर्ष जो है वह दक्षिण एशिया के किस देश में हुआ था, तो याद रखेंगे यहाँ पर कि वह कौन सा देश था, वह नेपाल था। और कौन कौन से लोग शामिल थे, तो एक तो राजा था, दूसरा जो लोकतंत्र समर्थक थे उनका था, और तीसरा जो था माओवादी लोग जो हुआ करते थे वही लोग थे। तो फिर ये सब व्यवस्था चल ही रही थी कि 2002 में जो राजा थे उसको संसद को क्या करते हैं, वह भंग कर देते हैं। अब 2002 में जब संसद भंग हो गई तब जो जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आस लिए हुए लोग आंदोलन कर रहे थे वो सब खत्म, समाप्त। तो उसके बाद जो है फिर 2006 में
2000 देखिए, लोकतंत्र को कुछ समय के लिए भले लोग रोक सकते हैं, लेकिन यह इतनी जो है डिमांडेड चीज़ हो गई है कि हर जगह इसको लाने की बात हो रही है और मैक्सिमम देशों में यह व्यवस्था लागू भी हो गई है, ठीक है ना। तो 2006 में फिर आंदोलन जब होता है तो बाध्य हो करके वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती है और ज्ञानेंद्र जो है वह संसद को बाध्य हो करके, इच्छा से नहीं, बाध्य हो करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वह 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियों का एक संगठन बनता है, वहाँ पर समझौता होता है और माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता ये 3 जो ऐसे लोग हैं वो उस समय प्रतिरोध करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करें तो 13 जुलाई 21 से शेर बहादुर देववा वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे साउथ में स्थित जो एक छोटा सा देश है श्रीलंका, जिसको सोने की लंका भी कही जाती है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वह आज़ाद कब हुआ, तो उसकी आज़ादी जो है 1948 में हुई है और वहाँ पर सिंहली बहुल जो है लोग वहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, वहाँ पर एक नस्लीय घटना वहाँ पर जो है बराबर चलते रहती है और अभी भी वहाँ पर इस तरह की विरोध का जो है सामना लोग वहाँ करते हुए देखे जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है कि श्रीलंका का पुराना जो नाम है वह क्या है, सिलोन है। कभी परीक्षा में आ जाए कि सिलोन जो है वह किस देश का पुराना नाम है, तो दक्षिण एशिया का वह कौन देश है जो सिलोन के नाम से जाना जाता था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, श्रीलंका करेंगे, ठीक है। तो भारत से छोड़कर जो तमिल लोग थे वह कुछ श्रीलंका जाते हैं, ठीक है ना। और श्रीलंका जब जाते हैं तो वह उनके विरुद्ध जो सिंहली लोग होते हैं वह कहते हैं कि नहीं, इनको जो है यहाँ से भगाओ, इसको किसी भी प्रकार की जो है रियायत नहीं दी जानी चाहिए। और यह जब बात होती है तो ये जो तमिल जो लोग होते हैं ना, ये लोग ही एक संगठन बना लेते हैं जो उग्र रूप धारण करती है और जिसको लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में लिट्टे LTTE के नाम से भी इंग्लिश में भी आ सकता है या लिट्टे लिखा हुआ भी आ सकता है या पूरा भी आ सकता है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम जो है वह कहाँ है, तो यह श्रीलंका से संबंधित है। और यह तमिल ईलम कहने का क्या मतलब है, तमिल ईलम यानी श्रीलंका के जो तमिल हैं, श्रीलंका में जो तमिल भाषी के जो लोग हैं उसके लिए एक अलग राज्य जो है वह अलग देश बनाने की मांग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका का उत्तरी पूर्वी हिस्से पर यह अपना नियंत्रण किए हुए हैं और अलग राष्ट्र की मांग को लेकर के जो है वहाँ पर कार्य करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है, सिंहली जो वहाँ पर बहुल संख्यक लोग जो रहते हैं उनको हटाने के लिए प्रयास करते हैं और इन लोग जो है वहाँ से छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस बीच में जो है वह भारत से जो है वह मांग होती है कि आप जो है यहाँ पर सहयोग करें, इस चीज़ को शांत करने में हमारी मदद करें। तो भारत जो है पहले तो उसका सपोर्ट करते रहता है, लेकिन 87 में वह प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर शांति सेना भेजता है, ठीक है। वह 87 में जो है प्रत्यक्ष रूप से, जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती है, देखिए इस तरह से कोरिलेट करके चलिएगा कि 87 जब आई तो 87 में किसकी सरकार थी, कौन वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो राजीव गांधी उस समय हुआ करते थे, वह वहाँ पर सेना भेजते हैं, लेकिन सेना जब भेजते हैं तो वहाँ पर काम तो करती है सेना, लेकिन श्रीलंकाई जो जनता होती है उसको यह लगता है कि जो है भारतीय सेना जो है वह श्रीलंका के आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप कर रही है और कहीं ना कहीं उसका जो है निगेटिव प्रभाव जो है वह पड़ना शुरू होता है। और इस कारण से जो है वह 89 में भारतीय जो शांति सेना होती है उसको वापस बुला लिया जाता है कि आप चले आइए, उसकी जो है स्थिति ज्यों के त्यों छूट जाती है। और अभी 2 ऐसे देश हैं, नॉर्वे और आइसलैंड। नॉर्वे और आइसलैंड ऐसे स्कैंडिनेवियन देश हैं जो उस चीज़ को समाधान करने में अभी भी लगे हुए हैं और यह साइट जो है व्यवस्था
ठीक हो जाए। और श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा देश है जो जनसंख्या को नियंत्रण करने में बहुत ही बेहतर काम किया है और उन्नति आर्थिक प्रगति करने में जो है वह उदारीकरण अपनाने वाला जो है यह पहला एशियाई देश रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे जो है वह प्रधानमंत्री के रूप में 2019 से अभी तत्काल वह कार्य कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए करेंट का मैं यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन करेंट की चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह परीक्षा में आते रहा है प्रश्न। आपको ब्रिटेन का पूछ लेगा प्रधानमंत्री कौन है, आपका जो है फ्रांस का पूछ लेगा, यूएसए का पूछ लेगा, तो हो सकता है श्रीलंका का भी पूछ लेगा प्रधानमंत्री कौन है ना। तो इस तरह से करेंट के जितने भी प्रधान हैं आसपास के, उसको जरूर आप लोग याद करके ही परीक्षा में जाएंगे। ठीक है, अब कुछ और जो अन्य देश हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या क्या हुआ। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो है जल को लेकर करके एक कई मुद्दे पर मतभेद हुआ करता था, है ना। तो उसको लेकर करके जो है भारत बांग्लादेश में आप्रवास जो होता है वह ढाका को व्यवस्था अपनाने के लिए जो है कई तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर होती है। और कट्टरपंथी इस्लामी जमातों का जो है भारत वहाँ पर समर्थन करने के लिए जो है वह इसके विरोध में कार्य करता है। अब जो है आगे हम लोग थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर बहुत पूर्व की चलो नीति जो है इन सब मुद्दों को लेकर के जो है वह भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है थोड़ा सा कटु हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है वह कभी भारत को इस मामलों में सपोर्ट नहीं करते हुए देखा गया है। जैसे अगर पूर्वी एरिया को हम लोग थोड़ा सा अपना जो उत्तर पूर्व का एरिया जो है हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश होकर के आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह बांग्लादेश इधर से जाने की इजाज़त नहीं देता है। और कुछ गैस निर्यात के मामले हैं, कुछ और अन्य मुद्दे को लेकर कर भी जो है वह बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं रहा है। लेकिन भारत की जो पॉलिसी रही है लुक ईस्ट, जिसको पूर्व की चलो या पूर्व की देखो इस तरह से बोला जाता है हिंदी में, तो वह इसी पर्पज से जो है बनाया गया था। ठीक है, आगे कुछ और यहाँ पर संधियाँ और समझौते हुए हैं, वह भी हम लोग जान लें कि भारत और नेपाल को लेकर के जो पीस संधि हुई थी, जिसके कारण ही जो है आज नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार के वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये संधि जो हुई थी वह 1950 में, देखिए यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, 31 जुलाई 1950 में हुई थी। और इस संधि के आलोक में ही आज हम लोग एक दूसरे के देशों में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। ठीक है ना। अब श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता हो रखा था। मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था? यह 28 दिसंबर 98 को, जो लागू कब हुआ है? 1 मार्च 2000 को यह लागू हुआ था। ठीक है ना। और भारत श्रीलंका को जब सुनामी आया था तो उस समय निर्माण के लिए भी वह श्रीलंका को काफ़ी मदद करता है। तो इससे दोनों के संबंध जो हैं वह बेहतर होते हैं। और भारत भूटान में पनबिजली परियोजनाओं को लेकर करके समझौता कर करके उससे वहाँ पर अनुदान दे करके उसके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करते रहा है। ठीक है। और श्रीलंका में जो है देखिए यहाँ पर कई चीज़ें लिखी गई है कि जो वायुसेना की कार्रवाई होती है मालदीव पर, जो है क्या होता है, मालदीव से कैसे होता है? तो होता क्या है, 88 में जब श्रीलंका के तमिल सैनिक जो होते हैं वह मालदीव पर जो है क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। तो मालदीव जो है भारत से मांगता है भाई हमारी मदद करो, देखो इस तरह के कार्य कर रहा है श्रीलंका। तो श्रीलंका के खिलाफ भी जो है भारत अपनी वायुसेना और नौसेना को भेजता है और उसको उस व्यवस्था से जो है वह मुक्त कराता है। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत जो है वह दक्षिण एशिया में एक बड़े भाई के रूप में भूमिका में नजर आता है। वह सबको हेल्प करने की मदद के रूप में सामने दिखता है। और इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं जो छोटे भाई उसको मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, उनको यह डर रहता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता पर जो है यह खतरा बन जाए या बाध्य होकर के हर चीज़ जो है हमें भारत की माननी पड़े, या कहीं ना कहीं छोटे जो कमज़ोर होते हैं देश उन पर यह चीज़ें होती है। ठीक है। और इस क्रम में ही जो है वह दक्षिण जो है सार्क, जिसको सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वह
अस्तित्व में आता है। यह कब अस्तित्व में आता है? 1985 में आता है। यह PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कि कब स्थापित हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक साप्टा का निर्माण होता है और एक साफ्टा का निर्माण होता है। अब साप्टा को क्या बोलते हैं? साउथ एशियन प्रिफरेंशियल अरेंजमेंट, ट्रेड अरेंजमेंट। और यह कब साइन होता है? 1993 में साइन होता है। और जब 1993 में साइन होता है तो उस समय इसमें 7 ही सदस्य होते हैं। 8वां सदस्य जो है अफगानिस्तान, में पहले भी बताया हूं कि अफगानिस्तान अंतिम सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुआ है। और साफ्टा की व्यवस्था जो है वह साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। यह 2004 में साइन हुआ और 1/1/2006 से यह इम्प्लीमेंट हो गया है। ये दोनों डेट जो है आप याद रखेंगे कि कब साइन हुआ और कब लागू हुआ। दोनों का डेट जो है वह एक नहीं रहता है ज़्यादातर केस में, ठीक है ना। कुछ समय का अंतर जरूर रहता है, पहले साइन होता है फिर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, ठीक है। तो इसके जरिए क्या हुआ था कि 20% जो सीमा शुल्क होता है उसको समाप्त करने का काम किया जाता है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बोला था कि सार्क के सदस्य जो हैं वो आपको मैं याद करा दूंगा। कैसे याद करना है? देखिए यहाँ पर सभी देश के जो है वह यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, उससे भी देख करके आप पहचान सकते हैं। जैसे यह श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का झंडा है, यह मालदीव का है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा चांद है और इसमें चांद और तारा दोनों हैं, ठीक है ना। आइए देखिए बांग्लादेश का है, यह कहाँ का है? अफगानिस्तान का, ये भूटान का और इंडिया का तो हम लोग जानते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए किसी बड़े बड़े चीज को याद करने के लिए एक फंडा होता है निमोनिक का, और निमोनिक यहाँ पर क्या है? MBBS पेन। MBBS पेन को अगर आप याद रख लिए, MBBS का जो पेन होता है, डॉक्टर जो सुई देता है तो उसका दर्द होता है ना, उस MBBS के पेन को याद रखना है। और M फॉर क्या याद रखेंगे हम लोग? मालदीव याद रखेंगे। B फॉर क्या रखेंगे? बांग्लादेश रखेंगे। उसके बाद B फॉर क्या रखेंगे? भूटान रखेंगे। कहाँ गया भूटान? ये भूटान के रखेंगे। S फॉर क्या रखेंगे? श्रीलंका, S फॉर श्रीलंका, ठीक है। P फॉर पाकिस्तान, कहाँ गया पाकिस्तान? ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। इस तरह से जो है आप खूब आसानी से जो है 2 बार 4 बार लिख लेंगे MBBS पेन, MBBS पेन, MBBS पेन, तो याद हो गया आपका 8 देश का नाम, है ना। तो ऐसे आप जो है वह चीजें कर सकते हैं। ये देखिए कुछ आपके बुक्स का ही जो है वह एक डेटा का संकलन है, इसको आप यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीजें हैं, आप देख करके आप इसको खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये उसी का शेष भाग है, ठीक है। अब कुछ एक जो है शॉर्ट क्वेश्चंस है वह दक्षेस को लेकर के है कि दक्षेस क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें जो दक्षेस के बारे में बताई गई कि वह जो है वह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, उसका फुल फॉर्म है। 1985 में ये स्थापित हुआ था 8 दिसंबर को। इसका मुख्यालय जो है ढाका में है ना। इसमें कौन कौन देश शामिल जो हैं वह आप सारा इसमें लिख दीजिए, बात खत्म। बस वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, हो गया, है ना। तो उसके बाद एक और प्रश्न आया है मुख्य रूप से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, दक्षेस की भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ पर मैं वह प्रश्न यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको आप लोग खुद एक बार पढ़ लेंगे। कब इसमें इस्टेब्लिश्ड हुआ, कब साप्टा बना, कब साफ्टा बना, है ना। तो सारी चीज़ें जो है इससे ही रिलेटेड है। और साफ्टा बना तो एक दूसरे में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली, वहाँ पर जो है वह कर को जो है कम कर दिया गया, है ना, 20% कम किया गया। तो यह व्यवस्था ला करके एक दूसरे के देशों में आने जाने की स्वतंत्रता मिली, है ना। तो ये थी कुछ एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मात्र एक ही अभी तक जो है 11 वर्षों में इसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया है, ठीक है। अब होमवर्क के रूप में जो यहाँ पर कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं परीक्षा में, वह मैं आपके लिए ऐड किया हूँ कि दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका का वर्णन करें। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है कि आ जाए। फिर है आपका पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वह क्या है, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी जुटाने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। अब भारत बांग्लादेश के संबंधों की व्याख्या करना है। फिर सार्क का वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है,
क्या वह आज जो है सक्सेसफुली कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस पर भी जो है आपको प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण एशिया में भारत बड़े भाई की भूमिका में नजर आता है, व्याख्या करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं, नहीं हैं? अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से प्रश्न भी जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की क्लास। आई होप कि यह सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी, और किसी प्रकार की भी कोई समस्या होती है तो गया गाइडेंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हम लोग से जुड़ करके उसका समाधान आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।